जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह क्लास एक पथिया डोंगल महुआ का क्लास 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस देख रखे हैं। पहले क्लास में एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो और पुस्तक के बारे में देखे थे। दूसरे क्लास में श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखी गई एक कविता हमनी सब एक, और तीसरे क्लास में सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया कविता आगू करब आपन देश देखे थे। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम जय जवान जय किसान एक बहुत ही प्यारा सा कविता है जो श्री महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसे डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स पहले हम लोग संकलनकर्ता के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रमुख शब्द है, कुछ डिफिकल्ट शब्द हैं उन्हें देखेंगे। बाद में यह पोएम है तो पोएम के मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, और लास्ट में फ्रेंड्स जय जवान जय किसान कविता का मैं हिंदी भावार्थ शॉर्ट में लिख रखा हूँ, तो इसे भी मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। और बाकी लास्ट में इस कविता से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, और क्या प्रीवियस ईयर में इनसे इस कविता से जुड़े प्रश्न या लेखक से जुड़े प्रश्न बने हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, क्लास प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि यदि आप खोटा को पेपर 2 के रूप में चुना है और अभी तक आप स्टडी फॉर गोल्स का जो खोटा टेलीग्राम चैनल है नहीं जुड़े हैं, तो बहुत देर चल रहे हैं। यहाँ पे 4000 प्लस बच्चे जुड़ के रेगुलर क्विज का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, अभी ही जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो वगैरह के भी PDF वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा याद रखिए, संडे को 3 to, देखिए समय याद कर लीजिए, 3 to 5 PM के बीच में पेपर 3 का बाइलिंगुअल फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, तो संडे को 3 to 5 तैयार रहिएगा इस टेस्ट में भाग लेने के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं कंटेंट पे। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले भी क्लास में रिपीट किया हूँ कि खंड ख में पद्य साहित्य यानी क में व्याकरण पढ़ने हैं, ख में पद्य साहित्य पढ़ने हैं और ग में आपको गद्य साहित्य पढ़ने हैं। तो खंड ख पद्य साहित्य में एक है फ्रेंड्स 10 आपको पोएम पढ़ने हैं, और वह पोएम कौन से हैं? तो एक पथिया डोंगल महुआ के पहले 10 कविता। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है फ्रेंड्स? तो संतोष कुमार महतो। इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इनका मृत्यु हुआ था 24 नवंबर 2013 को, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तो आपको याद रखना चाहिए। इनका जन्म स्थान कहाँ पे फ्रेंड्स? तो गांगजोरी बोकारो, यह भी ध्यान रखिए। आज का जो पोएम है फ्रेंड्स वह है जय जवान जय किसान, जिसे श्री महेश गोलवार जी ने लिखा है। ये मूल रूप से फ्रेंड्स जो महेश गोलवार थे वो एक कवि थे, ठीक है। और देखिए इनसे यहाँ से महेश गोलवार जी से संबंधित जय जवान जय किसान के लिखवैया के हथीन पंचायत सचिव 2017 में पूछा गया, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा 1965 में कौन दिए थे? तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ठीक है। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो यहाँ पे जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान कर दिए, और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान कर रखा है, ठीक है। तो ये लिंक करने के लिए ये चीज़ आपको जानना चाहिए GS पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आते हैं हम लोग लेखक के बारे में देखते हैं, क्योंकि अबाउट लेखक, देखिए मैं एक बात और बता दूं, भले इस पोएम में मैं पूरा डिटेल से भावार्थ बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए इस पोएम से सिर्फ ये बातें पूछी जाएंगी। नंबर 1, इस पोएम के लिखवैया कौन है? नंबर 2, जो लिखवैया है उनका जन्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, मृत्यु का कब हुआ, ये सारे इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम अप रहे, इसलिए आपको मैं टोटल चीज़ें बता देता हूँ, और होना भी चाहिए कि कॉन्फिडेंट लेवल अप रहता है ना तो ज़्यादा स्कोर हम करते हैं। बाकी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो रिजल्ट होने वाला है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, वो पेपर 3 से बनने वाला है। तो पेपर 3 में थोड़ा भी कोताही नहीं, 20% समय खोटा में लगाइए या फिर जो भी रीजनल पेपर है वहाँ लगाइए। इससे क्या होगा कि एकरूपता लाना है कि भाई अगला 95 ला रहा है तो मैं भी 95 लाऊंगा, वहाँ पे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाऊंगा पेपर 3 में, और फाइनली सिलेक्शन लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में। तो कवि का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो महेश चंद्र पोद्दार है, ये ध्यान रखिएगा। गोलवार इनका उपनाम है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? महेश चंद्र पोद्दार। इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1 फरवरी 1911 में, और यह क्वेश्चन भी पंचायत सचिव में पूछा है। इनके पिता का नाम और माँ का नाम, मेरे पास जितने बुक थे मैं सब जगह ढूंढा, नीट पे भी ढूंढा, मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं PDF जब शेयर करूँगा तो शेयर करने से पहले लिख के शेयर करूँगा। बाकी जैसे ही मुझे पता चलेगा इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा पिन करके वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। इनका जन्म स्थान फ्रेंड्स तो गोला रामगढ़, जो कि बहुत पुस्तकों में देखेंगे तो हजारीबाग लिखा हुआ मिलेगा, तो पहले क्या था? रामगढ़ हजारीबाग से कट के बना है, तो इसलिए इसका सही आंसर याद रखिए गोला रामगढ़। इनका मृत्यु कब हुआ फ्रेंड्स? तो 3 अगस्त 1996।
यह ध्यान रखिए। शिक्षा बस यहाँ दिया हुआ था कि इन्होंने रामगढ़ से शिक्षा ग्रहण किया, ये डिटेल ये भी नहीं मिला, तो यह भी अगर आपको पता है तो यह भी बताइए। इनका उपनाम क्या है? गोलवार। इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे जो प्रमुख रचनाएं फ्रेंड्स वह है उड़ीस महात्म। और संभावना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उड़ीस महात्म के लेखक कौन है। तो हाँसी और फिंगाटी के साथ एक मतलब कुछ ज्ञान देने वाला यह एक उनकी कृति है, तो याद रखिए उड़ीस महात्म। उसके अलावा दामोदर उत्पत्ति हिंदी में इन्होंने लिखा है 1957 में, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें सम्मान मिला और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं भी बताता हूँ। इन्हें सम्मान मिला है पानूरी स्मृति सम्मान 1988 में, और पानूरी स्मृति सम्मान पाने वाले महेश गुलवार जो थे वह पहले खोटा के लेखक थे, और ये पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब पोएम पे आने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको पोएम पढ़ने के दौरान देखने को मिलेंगे, तो बस आप सुन लीजिए, आपको मैं पोएम में डिटेल में बताऊंगा। बीसी का मतलब होता है फ्रेंड्स हड्डी, मतलब रीढ़ का हड्डी। ठीक है, ढेवगर का मतलब होता है बड़ा। गागनिक का मतलब होता है लहर या समुद्री लहर जो होता है ना, जिससे आवाज़ निकलता है, वह गागनिक कहलाता है। जांगरा मतलब शक्ति या ताकत, इसका मतलब होता है। गतरा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शरीर होता है ना, देह को गतरा कहते हैं। काया भुजंग मतलब मजबूत या सर्वशक्तिमान। चासा का मतलब किसान होता है। नौनिहाल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो खुशहाल। बजरतरी मतलब समझते हो? मजबूत, एकदम ढीठ, पत्थर की तरह कठोर। चांडई मतलब तेजी से। ठीक है, छोहे मतलब ऐसे ही मुफ्त में। मांझा मतलब हड्डी के बीच का नरम भाग को मांझा कहते हैं। मतलब जनरली आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप देखेंगे हड्डी वगैरह के बीच में वो क्या होता है कि कुछ कोमल भाग होता है, वही सेंस है कविता में। ठीक है, मचाए मतलब क्या होता है? मचान ना, मचान समझते हैं ना, गांव वगैरह में क्या होता है कि खेत वगैरह का मतलब सुरक्षा के लिए माचा बनाया हो रहता है, कहीं पुआल का होता है, कहीं लकड़ी गाड़ के, 4 लकड़ी गाड़ा जाता है वर्ग के आकार में, और उसके ऊपर लकड़ी बिछा के, ताकि वहाँ से चारों तरफ से व्यू क्लियर हो सके। ठीक है, माहूत, एक्चुअली माहूत का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन जहाँ तक मैं पोइम से समझ रहा हूँ तो वह क्या हो रहा है? मुकुट से हो रहा है। हाथी के जो खड़े कान होते हैं ना, उसके बाद जो हाथी मतलब भुजंग मतलब मजबूत दिखता है, मतलब रॉयल दिखता है या फिर ताकतवर दिखता है, तो वह कहने का सेंस है यहाँ पे माहूत। बाकी फुर छावा का मतलब होता है उजागर करना, स्पष्ट करना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय ले लिए, बट डोंट वरी, यह जरूरी है, आपको जानना चाहिए। जय जवान जय किसान, श्री महेश गोलवार। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशक जवान कर प्राण है किसान सब। कामे जगत उबे मगुर उबे ने जाने किसान, देश कर बीसी लागे सौब जवान सौब किसान। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान है, मतलब देश का जो आन मान शान है वह कौन है? तो किसान है। देश कर जवान कर प्राण भी है किसान, तो ऑब्वियसली देश के जवान के प्राण हैं ही किसान, क्योंकि किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो अपना जवान खाएगा क्या, और जब अपना जवान खाएंगे नहीं तो फिर वो देश का रक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह सेंस है कवि का। कामे जगत उबे मगुर उबे नहीं किसान, तो मतलब काम से पूरा जगत उब जाता है, पूरा जगत थक जाता है, लेकिन किसान वह प्राणी है जो कभी नहीं उगता है, कभी नहीं उबता है। तो क्या क्यों नहीं उगता है? तो आप देखेंगे कि चाहे गर्मी की कड़ी धूप हो, चाहे बरसात की झमाझम बारिश हो, अगर आप गांव वगैरह में रहेंगे तो पाएंगे कि किसान हर वक्त खेत में लगा होता है। ठीक है, क्योंकि हर वक्त वैसा कंडीशन होता है, फलों को उस तरह से अनाज को सींचना होता है, तब जाकर अनाज उपजता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कवि कि देश कर बीसी लागे। बीसी मतलब रीढ़, मतलब रीढ़ की हड्डी। बीसी करने का मतलब रीढ़ का हड्डी है कौन? तो जवान और किसान। कैसे? तो देखिए जवान क्या करता है फ्रेंड्स कि पूरे देश का सुरक्षा करते हैं, वो सीमा पे रहते हैं जवान, और बाह्य आक्रमण से पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसी प्रकार किसान आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, अगर किसान नहीं उपज करेंगे अनाज, तो ना तो इंडस्ट्री चलेगी, ना तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनका पेट भरेगा। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस है, और ये जो है ना हमारे मतलब देश के बीसी हैं, मतलब रीढ़ है, मतलब नींव है। ठीक है, इनसे ही देश क्या है, एक सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छे से खड़ा है। ठीक है, आगे कहते हैं कवि समुद्रक ढेबगर गागनिक आवाज घोर, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मी कर ताव जोर, तरवायर के धार सहवा जांगरा या जंगीरा किसान कर, बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान। कवि कहते हैं कि समुद्र के ढेबगर गागनिक आवाज, मतलब जब समुद्र में लहर उठता है, मतलब तूफान आता है, तो गागनिक जो उसके लहर होते हैं वो बहुत मतलब बड़े मतलब डरावना आवाज निकलता है उससे। ठीक है, कठिन आवाज निकलता है, मतलब डरावना आवाज निकलता है जिसको देख के लोग दहल जाते हैं। हाड़ कपवा जाड़, मतलब कहीं अब देखिए सैनिक लोग कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह के एकदम ठंड वाले इलाके में, तो वहाँ पे कितना कम टेम्परेचर होता है, माइनस में होता है। वहीं गर्मी कर ताव जोड़, वहीं कहीं गर्मी है, तो मान लीजिए सैनिक राजस्थान में भी है, तो यहाँ पे कवि का आशय है कि मौसम से सैनिक या फिर किसान रुकता नहीं है, मतलब मौसम का प्रभाव से परे होकर सैनिक और किसान लगातार कार्य में लगे रहते हैं।
तरवार कर धार सहवा जंगीरा किसान। जांगरा जांगरा मतलब होता है मजबूती, मजबूत किसान, मतलब मजबूत होता है, सर्वशक्तिमान होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। तरवार कर धार सहवा जंगीरा किसान कर, बरखा कर मार सहवा गतरा किसान कर। मतलब गतरा मतलब क्या होता है, शरीर। तो ये बरखा का मार कौन सा होता है, बारिश होता है। मान लो तेज बारिश हो रहा है तो उसका मतलब आप देखेंगे जब तेज बारिश होता है तो आप बाहर खड़े भी नहीं रह सकते, उससे क्या होता है, शरीर पे चोट लगता है। लेकिन इन चोट में भी क्या होता है ना, किसान, में जनरली बचपन में देखता था, हल वगैरह लोग जोतते थे किसान लोग, तो क्या होता था कि बारिश हो रहा है फिर भी हल चलते रहता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि खूबे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान, ठीक है। शत्रुक लोहु बोहाय संतरे धराय जवान, धामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान। खेले जवान लोहु खोली कूटा लेखे जीव जान, कसट काट काट काल काटैत रहे किसान। चुप सदवा बोड़ निडरा शोभे जवान और किसान। कवि कहते हैं कि शत्रु के लहू बहाकर मतलब देश का रक्षा कर रहे होते हैं कौन, तो जवान। धामे मतलब पसीना सोख सोख कर, मतलब जो शरीर होता है, किसान का शरीर होता है वो पसीना सोखते रहता है, फिर भी उसके हाथ में क्या होता है, हंसुआ पकड़े रहते हैं और काम होते रहता है। देखिए गर्मी के दिन वगैरह में धान कटता है तो पूरा धूप रहता है, मतलब शरीर पसीना क्या होता है कि मतलब शरीर में निकला और वाष्पित हो रहा है, लेकिन वो जो किसान है वो हंसुआ पकड़ के जो धान होता है ना उसका कटाई करते रहते हैं, ठीक है। कष्ट तो है, इसको अगर आप सामने से देखेंगे तो बहुत कष्ट है, और उस परिश्रम का देन होता है कि उस अन्न को वह अन्न हम तक खाने योग्य होकर पहुंचता है। खेले जवान लोहो खोली, जवान क्या है कि पर्व हो, त्यौहार हो, बहुत समय वैसा होता है होली होता है और जवान कहाँ होते हैं, सीमा रेखा पे लड़ रहे होते हैं। मतलब उनके लिए होली वो नहीं है जो हमारे लिए है, तो उनके लिए होली क्या है कि वे खून का होली खेलते हैं, मतलब रंग उनके पास क्या होता है तो खून का होली वो खेलते हैं। कूटा कूटा लेके जीव और जान, मतलब जी जान लगा के कहाँ रहते हैं, तो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। कसट काट काट काल काटते रहे किसान, मतलब कष्ट काट काट के, काल ना मतलब काल का सेंस से अकाल, एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कष्ट से ना अकाल नहीं आता है। मतलब अगर किसान थोड़ा सा बारिश कम हुआ और कह दे कि नहीं मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, वो पानी का जुगाड़ करते हैं और तरह तरह के संसाधन का उपयोग करते हैं और क्या करते हैं कि अनाज उपजाते हैं, तब जाके वो क्या जो हमारे काल है वह कटता है। चुप सधवा बोड़ निडरा शोभे जवान और किसान, तो ये बड़े निडर हैं लेकिन क्या करते हैं, चुपचाप रह के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। दुश्मन कर देख औरो उमंग उड़े उठे वीर, काया भुजंग बोले कोड़े पत्थरे कुआं चासा धीर। पैत सांसे देशक पूजाएं मगन रहे पारे जवान, योजना के सुधार रूप देहें व्यवहारे किसान, देश के नौनिहाल रहे जवान और किसान। आगे कवि कहते हैं कि दुश्मन को जब देखता है ना, अब जनरली मैं भी इस फील्ड से हूँ, तो क्या होता है कि जब मतलब दुश्मन सामने दिख जाए ना तो अपना जोश और जुनून वो बढ़ जाता है कि नहीं आज तो निपटा के ही छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा दुश्मन जब दिखते हैं जवानों को तो वो क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, उनका और मनोबल बढ़ जाता है। काया भुजंग बोले बोले कोड़े पत्थरे कुआं चासा धीर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब काया भुजंग मतलब मजबूत सर्वशक्तिमान, जो एकदम शक्तिमान की तरह किसान जो है वो अगर कुआं खोद रहा है तो अगर उसमें पत्थर भी आ गया तब भी वो कुआं को खोदते जाता है, ठीक है, यह कहने का यहाँ सेंस है। पैत सांसे देशक पूजाएं मगन रहे पारे जवान, मतलब ने अपना सांस को ही निछावर कर देता है एक जवान, किसके, तो देश के सुरक्षा में, देश के पूजा में, पूजा कहने का सेंस सुरक्षा है यहाँ पे। योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारिक किसान, तो जो भी वो योजना होता है वो क्या होता है, योजनाएं वगैरह आर्थिक चीज़ों से डिपेंडेंट होता है ना, तो योजना का एग्जीक्यूशन तब होगा जब किसान अच्छे से अनाज उपजाएंगे, और मतलब किसानों का उसमें क्या है, महत्वपूर्ण रोल है योजनाओं के सही क्रियान्वयन में, ठीक है। देश कर नौनिहाल रहे जवान और किसान, तो मतलब देश कर नौनिहाल मतलब देश का गौरव है कौन, तो जवान और किसान, और इनके वजह से ही देश क्या है, मतलब खुशहाल है। विपैत देख संगी कर बजरती डांट मन, चांडई पिघलय मोम लेखे होवे होते लागे नरम। भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रूखल धान चाउर छोहे देहे लुटाए, हड़क भीतर मांजा नरम काठूर कायाय कोमल प्राण। कवि कहते हैं कि विपैत देखकर संगी कर, कि मतलब अपने साथी को विपत्ति में देखकर भी क्या होता है कि वो मतलब कठोरता से मतलब विचलित नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप युद्ध वगैरह में देखेंगे कि आपका जो खास है, जो वर्षों से आपके साथ है, वो वहाँ पे क्या होता है कि उस घायल हो जाता है और वह पड़ा रहता है। तो चूंकि आप अगर वहाँ पे अचानक 10 लोग और दौड़ के चले जाएंगे तो दुश्मन के निशाने पे होता है, तो उसे उस समय वो बर्दाश्त करते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे क्या बजरती मतलब कठोर वहाँ पे उन्हें बनना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कवि, तो कहीं कवि कह रहे हैं कि कभी वह मतलब कठोर हो जाता है,
लेकिन चांडय पिघले, मतलब तुरंत पिघल कर मोम के जैसा भी हो जाते हैं, नरम भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीमा रेखा पे दुश्मनों से लड़ने की बात होता है तो जो जवान होते हैं वो काफ़ी एकदम कठोर हो जाते हैं, एकदम निर्दयी हो जाते हैं। लेकिन जैसे देश का कुछ आंतरिक सुरक्षा वाला मामला हो तो क्या, तो देखिए कोविड में ले लीजिए, तो जवानों ने कितना देश का सेवा किया है, ठीक है। वो लोगों को स्नेह से, प्यार से, अपने जान का परवाह किए हुए लोगों को जगह पे पहुंचा रहे थे, उनके लिए खाना वगैरह का जुगाड़ कर रहे थे, ठीक है। तो भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रुखल धान चौर छोहे देहे लुटाए। वही कहते हैं कि जब देश को ज़रूरत पड़ता है, जब देश विपत्ति में आता है, तो किसान जो अपने अनाज रखे रहते हैं वो छोहे, मतलब कि बिना कोई चार्ज का, बिना कुछ पैसा के वो मतलब त्याग कर देते हैं दूसरे की जान बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जनरली देखेंगे जो किसान होते हैं ना वो बहुत दयालु होते हैं, कि मतलब उनका मतलब दया भाव उनमें कूट कूट कर भरा होता है। अगर आप किसान के पास जाएं और अब अगर भूखे हैं तो आपको कोई संदेह नहीं, वो आपको खाना खिला देंगे, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हड़क भीतर मांजा नरम, मतलब बोल रहा है हड्डी के भीतर मांजा नरम। यहाँ मांजा कहने का सेंस है कि जनरली हड्डी के बीच में, हड्डी तो कठोर होता है लेकिन उसके अंदर आप जाएंगे तो मांजा जो होता है वो नरम होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे किसान और जवान हैं वो देखने में तो कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, नरम है। ज़रूरत पड़ने पर अपने जो कोमलता है, नरमता है, उसे प्रदर्शित करते हैं। शत्रु कर छाती रूप मचाई चढ़ी लहू लुहान, मतलब बोल रहे हैं कि शत्रु के छाती पे जवान ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई माचा पे चढ़ता है, और उनसे क्या कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। शोभे वाखे शोभे से जैसन सूरज महान, और ये ऐसे ये अपने वीरता से ऐसे शोभते हैं जैसे सूरज महान शोभता है, ठीक है। बजर मुठाए हरक मोइट धरी भूई विदायर के, हाथी घेचाए माहूत तरी शोभे भाई किसान जे। सुख शांति के गोड़ा असल, मतलब जोड़ा कहने का सेंस है, एखनीय जवान और किसान। मतलब यहाँ पे करें कि बज्जर मुठाए, मतलब जो क्या होता है, हल वगैरह जब किसान जोतते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हर मूठ, मतलब कि उसका जो क्या होता है, एक मतलब पकड़ने वाला होता है ना, तो हरमूट तरी भूमि बिदार के, मतलब बिदारना का मतलब होता है कि ज़मीन क्या होता है कि कठोर होता है, और उसमें हल चलता है तो ज़मीन क्या होता है, फटता है। तो वही यहाँ कहने का सेंस है कि जो कठोर ज़मीन है उसको भी मजबूती से हल पकड़ के किसान उसमें क्या करते हैं, खेती के लिए उसको उपजाऊ बनाते हैं। हाथी की घिंचाए माहौत, एग्जैक्टली मैं पहले ही बताया, माहौत मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे तारीफ हो रहा है। तो हाथी घिंचाए माहौत, मतलब जनरली देखेंगे हाथी घिंचा में क्या होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, और अगर वो खड़ा कर दे तो एकदम मतलब मजबूत लगता है ना, कि मतलब शोभने लगता है, अच्छा लगने लगता है, सुंदर भयानक लगने लगता है, मजबूत लगने लगता है। तो वही कहने का सेंस है कि माहूत तरी शोभे भाई किसान जे। सुख शांति का अगर कोई जोड़ा है इस धरती पे तो वह कौन है, जवान और किसान। देश हितक तरे खाड़ा मोरे लागी रात दिन, मुंड झुकवी सारधाएं हमें तकर गोढ़ ठीन। मतलब कहता है कि देश के हित में जो हमेशा खड़ा है, रात दिन लगा है, उसी के सामने लेखक कह रहे हैं कि हम अब मतलब श्रद्धा से हम अपना उनके मतलब क्या कहते हैं, उनको नमन करते हैं, ठीक है। देशक पेटे भोरे ले बरत जे किसान लेल, हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले ओहे भेल, ओखिन कर जन्म सफल ओखनिक मोरन महान। बोल रहे हैं कि देश के पेट भरने के लिए जो व्रत ले रखा है किसान, व्रत ही है ना, कि मुझे उपज अनाज उगाने हैं तो उगाने हैं, वही बोल रहे कवि क्या, तो मेरे लिए जो असली पूजा के जो भागी हैं वह कौन है, तो वही किसान हैं। ओखिन कर जन्म, इनका जन्म भी सफल होता है और इनका मरण भी सफल होता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब मरते दम तक देश के रक्षा में और मरते दम तक अनाज उगाने में लगे रहते हैं, ताकि पूरे जो सृष्टि है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे, ठीक है। भारतीय संस्कृति कर जे खियाल कर रखल करे, देशक जे लाल नीते मेहनत करल करे, बहादुर ओहे ओहे जवान किसानों वहे, ज्ञान कर विद्वान और शास्त्रियों ओहे, बोली वह लाल कर आज चढ़ल पैत जवान। यहाँ पे कह रहे हैं कि संस्कृति का जो रक्षा करते हैं कौन, तो जवान और किसान। क्योंकि संस्कृति का रक्षा अगर आप मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आप विदेशी आक्रमण को रोक रहे हैं, तभी जाके संस्कृति का रक्षा कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस समय पुराने समय में क्या हुआ, 1000 ईस्वी तक हमारा देश एकदम पूरा एक बहुत ही मतलब शांति से अच्छा देश के रूप में चल रहा था, लेकिन उसके बाद विदेशियों का आक्रमण हुआ और बाद में अब देख ही रहे वर्तमान में कि भारत का संस्कृति क्या हो गया। तो संस्कृति के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। जो भी आता है मतलब अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करता है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरह का माहौल क्यों देखने को मिला, क्योंकि उस समय हमारी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई। लेकिन अभी किसी का हिम्मत है कि मतलब कोई घुस जाए अफगानिस्तान या फिर ये म्यांमार या कहीं से भी, भूटान या कहीं से भी आके मतलब भारत में हमला कर दे और मतलब अपनी संस्कृति को थोप दे, नहीं संभव है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे जवान हमारे लिए खड़े हैं। तो कह रहा है कि देश का संस्कृति का जो असल मतलब ज्ञानी भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि विद्वान भी कौन है, तो कौन है, किसान और जवान, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इनका ही रोल है इन सब चीज़ों को बचाए रखने में, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि जीव दिलक विदेशे जे
आपन भारत देश ले, पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले, राज भोगक गदाय सदाय काट देलक दीन जे, कैसन त्यागो रहे ई जुगक मानुष से हमीनो ओकर ध्यान फुरछावा जोरे तान। कवि कहते हैं कि जीव दिलक विदेश जे, तो क्या होता है हमारे जवान का नुकसान कौन पहुंचाता है, तो विदेश के सैनिक। तो जो जिनका बाहर के लोगों ने जान लिया, क्यों, तो देश के रक्षा में जिन्होंने जान दिया और उन्हें किसी पदक का परवाह नहीं था, मतलब उन्हें की पदक नहीं चाहिए, वो तो बस मन से देश के रक्षा में अपना जान निछावर कर देते हैं। राजभोगक गदाय सदाय, मतलब उन्हें राज भोगने का कोई अभिलाषा नहीं होता है और वो जैसे तैसे दिन काट देते हैं। कभी जंगल में सोना पड़ता है तो कभी कहाँ क्या करना पड़ता है। मैं पर्सनली इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ तो मैं मतलब पूरे स्थिति को समझता हूँ कि कैसे कैसे एक जवान मतलब कैसा कैसा जीवन बिताना होता है। ठीक है, केसन त्यागो रहे ई जुगुक मानुष से, हमीनो ओखर ध्यान फुरछावा जोरे तान। क्योंकि रियली में मतलब हमें सम्मान करना चाहिए अपने सैनिकों का, क्योंकि वो बहुत त्याग करते हैं, बहुत बलिदान करते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। हमें फील नहीं होता है, लेकिन आप अगर गौर से सोचेंगे तो आपको महसूस होगा। और इसलिए बोलता है कि हमें मतलब इनके बलिदान को हमें उजागर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन को, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें समझाना चाहिए कि जवान मतलब कितने जवान और किसान हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं, कितने उनका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को खुशहाल, हमारे देश को खुशहाल बनाने के लिए। इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। चलिए, या तो वह पोएम को मैं डिटेल में समझा दिया, फास्टली आपको मैं समरी के रूप में लिख दिया हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन चूंकि एक दिन ही हमारा 20 या 25 मिनट जा रहा है, बाकी इससे क्या होगा कि पूरा एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, चाहे वो वर्ड पूछ दे, चाहे लाइन पूछ दे, चाहे भावार्थ पूछ दे, कुछ भी पूछ दे आप कर लेंगे। जय जवान जय किसान कविता हिंदी भावार्थ। कवि श्री महेश गोलवार उक्त कविता के माध्यम से देश के स्तंभ जवान एवं किसान के त्याग, कठिन परिश्रम का बखान किए हैं, जहां उन्होंने बखूबी इनके बलिदान, त्याग एवं समर्पण से देश में फैली खुशहाली एवं सुरक्षा को बहुत ही चरितार्थ अर्थों और उदाहरणों के माध्यम से बताएं। साथ ही संपूर्ण देश को जवान एवं किसान पर नाज है, इस बात को भी बखूबी रूप से वे इस कविता में प्रस्तुत करते हुए दिखते हैं। कवि कविता के पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि राष्ट्र का आन और मान कौन है, किसान है, और देश के जवानों के प्राण भी कौन है, तो किसान, क्योंकि इनके उगाए गए अनाज से ही फ्रेंड्स किन्हें ताकत मिलता है, किन्हें भोजन मिलता है, तो जवानों को, और इन्हीं भोजन से शक्ति प्राप्त कर हमारे जो जवान हैं देश का रक्षा करते हैं, रात दिन कहाँ पे लग के, तो सीमा पे रह के। काम से सारा जगत उब थक जाता है, पर देश के रीढ़ का हड्डी किसान एवं जवान कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। चाहे कोई भी मौसम हो, किसान काम में लगे ही रहते हैं और जवान देश की सुरक्षा में लगे ही रहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जवान खून की होली खेलते हैं और देश के अर्थव्यवस्था के लिए रात दिन कष्ट से मई पसीना से तरबतर होकर भी किसान अनूप जाते हैं। दुश्मन को देखकर जवान और जोश और जुनून से के साथ उनका सामना करते हैं। वहीं अन्न के उपज में बाधक बने पत्थरों को भी किसान अपने बाहुबल से धराशायी कर देते हैं। देश को खुशहाली प्रदान करने हेतु हर वक्त जवान देश की सुरक्षा में लगा रहता है तथा किसान योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन प्राप्त करने में अपना योगदान देता है। कौन, तो किसान। विपत्ति के समय कठोरता के साथ दुश्मनों का सामना करने वाला जवान देशवासियों की मदद के लिए तुरंत नरम भी हो जाता है। उसी प्रकार अकाल जैसे विपत्ति आने पर किसान अपने रखे अनाजों को जन सेवा में समर्पित कर देते हैं। और ऊपर से कठोर दिखने वाले दोनों जवान और किसान अंदर से बड़े विनम्र, कोमल और मन के मतलब सरल और शांत होते हैं, कोमल मन के होते हैं। लेकिन जैसे जवानों का सामना शत्रु से होता है, हमारे जवान दुश्मन के छाती पर माचाई चढ़ने जैसा चढ़कर उन्हें लहूलुहान कर देते हैं। और इन्हीं वीरता के लिए लोग इन्हें सूर्य स्वरूप महान कहते हैं। इसी प्रकार किसान अपने मजबूत इरादों से सूखी पड़ी भूमि को चीरते हुए अनाज उपजाते हैं और हाथी के माहूत, मुकुट या मान के जैसा शोभते हैं। और असल में सुख शांति का अगर कोई जोड़ा है तो वह कौन है, जवान और किसान, क्योंकि देश हित में ये दोनों रात दिन लगे रहते हैं। इसलिए इनका जन्म और मृत्यु दोनों महान है, जिसे पूरा देश नमन करता है। जवान और किसान देश के संस्कृति का ख्याल एक विद्वान के रूप में रखते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति तक निस्वार्थ भाव से अर्पित कर देते हैं देश के आन बान शान के लिए। ना तो इन्हें पुरस्कार की चाह है, ना ही राज भोगने का चाहत है। बस भारत माँ यानी देश की रक्षा में ही ये रात दिन लगे रहते हैं। इसलिए सीना तान कर हमें इन पर गर्व करना चाहिए और कहना चाहिए जय जवान जय किसान। तो यह भावार्थ था, आपको आई होप कि सुनेंगे तो ध्यान में रहेगा और क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह है फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि के हत पंचायत सचिव 2017 में यह पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग श्री गोलवार जी। एक चीज यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि गोलवार उपनाम केकर
हक है। तो आपको बताना है किनका, तो श्री महेश गोलवार जी का उपनाम क्या है, तो गोलवार। इनका पूरा नाम क्या है, तो महेश चंद्र पोद्दार। यह भी आप ध्यान में रखिए। महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे, पंचायत सचिव 2017 में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 1911। चूंकि अभी आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब ये मिक्स प्रैक्टिस सेट में आएगा तो थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर दिया कीजिए। 3 या 4 प्रैक्टिस सेट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अपडेट हो रखे हैं, आप जाकर वहाँ से टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी लगाइए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, बार बार लगाइए, देन एंड नाउ कंपेरिजन करते रहिए, ठीक है। सही जोड़ा का मिलान करें। राजस्व कर्मचारी में पूछा गया, थोड़ा सा हमने इसमें बदलाव किया है। महेश गोलवार दामुद्रिक कुराएं, डॉक्टर BN ओहदार डाह, डॉक्टर AK झा अजगर, महेश गोलवार उड़ीस महात्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ। मतलब बोल रहा है सही जोड़ा का मिलान करना है। तो सही जोड़ा क्या है, महेश गोलवार जी ने लिखा है उड़ीस महात्म। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशक जवान कर परान है किसान सब, कामे जगत उबे मगुर उबे नय किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान। तो ई डंडलवैन कौन किताबें छपल है, या पूछेगा ई डंडलवैन के लिखवैया कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पथिया डोंगल महुआ में यह छपा है, ठीक है। संतोष कुमार महतो जी द्वारा संकलित यह एक कविता का पुस्तक है। महेश गोलवार जी के मृत्यु हेल रहे, तो मृत्यु पिछले बार जन्म पूछा था, हो सकता है इस बार मृत्यु पूछ दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 1996, ठीक है। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा मिलल रहे, और PGT 2017 में यह पूछा है। और इसका सही आंसर क्या है, तो महेश गोलवार जी को सबसे पहले मिला था कब, 1988 में, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैं आपको करवा दिया। जनरली मैं टाइप समझाने का कोशिश करता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देकर। बाकी आप इस पार्ट से बनने वाले अन्य प्रश्नों का प्रैक्टिस स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे करवाया जाएगा। तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और JSSC CGL कंप्लीट कोटा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो S4G स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट PDF नोट्स, कंप्लीट टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल 15 फुल मॉक और डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारी सुविधाओं का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और आपको एक निश्चिंत रहिए कि एग्जाम के 1 से 1.5 महीना पहले सारे कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ताकि आप 1-1.5 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और हम लोग भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारा अल्टीमेट गोल है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के लायक बना देना, मतलब हमारा गोल ये है। तो इसमें थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रहे। बाकी मैं बताया फ्रेंड्स, 50+ कोटा फुल लेंथ टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टेस्ट शायद अपडेट है, चौथा टेस्ट 1-2 दिन में फिर अपडेट होगा, और एक वीक में 2 से 3 टेस्ट यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं यहाँ पे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, यहीं पे ऐप पे एक ग्रुप बन जाता है, वह है। और यह JSSC CGL 2023 नगर पालिका सेवा, JSSC CGL विशिष्ट योग्यता और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टेट से गो थ्रू होना चाहिए। बाकी JSSC CGL कंप्लीट कोटा अभी मैं बताया, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा, मतलब जो आपको मंजिल तक पहुँचा सकता है ईच एंड एवरी, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, और आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के बंडल में आप अगर डुबकी लगाना चाहते हैं तो सफलता का बंडल है, और यहाँ पे पेपर 1 के 15 मॉक, पेपर 2 के 50, पेपर 3 के 50 मॉक। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल चल रहा है और अपडेट भी चल रहा है। तो अभी आप कोशिश करें कि 30+ वाले टेस्ट को लगाएं और 1 से 10 वाले टेस्ट को लगाएं। बाकी हमको लगता है 1 वीक के अंदर ये सारे अपडेट हो जाएंगे, सारे वीडियो सॉल्यूशन, सारे PDF सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो देन आप अच्छे से और टेस्ट लगा पाएंगे। यहाँ पे हमने 50 को इसीलिए 75 कर दिया, क्योंकि इसी टेस्ट के 25 टेस्ट जो होंगे वह संडे को 3 to 5 के रूप में आते हैं। बाकी सारे प्रीवियस ईयर से गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। बाकी हमारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कंटेंट जो है वह झारखंड सामान्य ज्ञान, जहाँ पे 7500 प्रश्न हैं, और यहाँ यह है महाअभ्यास झारखंड GK का। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस के 100 सेट्स भी हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के झारखंड GK हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और यहाँ पर रेगुलर अपडेट है। कुछ भी झारखंड में होता है तो यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमने रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपको कहीं डाउट है रिपोर्ट कीजिए, हम उसके संदर्भ के साथ उसे तुरंत दोबारा अपडेट करते हैं, और जो अपडेट होता है वो यूट्यूब में एज ए पोस्ट जाता है, ताकि आपने जो गलत आंसर किया वह उससे भी क्या हो जाए, आप उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं बता रहा हूँ, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो इन सारे टॉपिक का शॉर्ट वीडियो आएंगे। जैसे मैं ये लेक्चर अगर मैं आधा घंटा में पढ़ाऊँ तो ये लेक्चर 5 से 7 मिनट में आएगा, तो रिवीजन भी आपका चलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ प्रॉपर चलते रहे, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं लाइक करें, ये ज़रूरी है ना। इसी से तो ये मोटिवेशन पता कहाँ से चलता है, यहीं से चलता है। तो जनरली मैं नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभी करता हूँ, तो इसे ऑबे करना है, ठीक है। बाकी मेरा ढेरों शुभकामनाएं, पढ़िए मन से। कई बच्चे पूछते हैं ना, खूब प्रैक्टिस, क्वेश्चन कम होता है सर। अरे भाई, यही तो अंतर है ना, कि 11 घंटा पढ़ने वाले का जॉब नहीं होता और 7 घंटा पढ़ने वाले का जॉब हो जाता है। यही तो है ना। अगर किसी को गुरु चुन रखे हो तो कम से कम उसके मतलब आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए ना,
कि कुछ तो अगर बता रहा है तो कुछ सोच के ही सामने वाला बंदा बता रहा है। ज़बरदस्ती 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि हम 15 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और सिलेक्शन ले आएँ, क्योंकि अभी हम तो ज्ञाता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नौकरी लेना, अपने आप को फाइनेंशियली सशक्त बनाना। तो समझिए इन चीज़ों को। आपके पास ज़्यादा समय बच रहा है, जाके पेपर 3 की टेस्ट लगाइए, ठीक है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास समय बच रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट ज़्यादा है। तो ये जरूर तय कर लीजिए कि क्या पढ़ना है, किस चीज़ में मैं वीक हूँ। मैथ में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, साइंस में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ समय लगाइए, ठीक है। बाकी कोटा को लेकर निश्चिंत रहिए, हम लोग बहुत इनोवेशन करेंगे और अभी बहुत समय है। एग्जाम के एक से वीक पहले तक भी आपको इनोवेटिव कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलने का पूरा संभावना हो, ठीक है। तो चलिए, ढेरों शुभकामना के साथ मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।